अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स विद मुस्ताहान। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं ये सेट से रिलेटेड है और आज के इस टॉपिक से आप क्लास 6, 7, 8 का एक एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे। यानी कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 6, 7 और 8 का एक एक यूनिट को खुद कर पाएंगे। ठीक है, कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गए तो फिर आप हर तरह के क्वेश्चन को आप लोग सेट से रिलेटेड जो होंगे वो इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेट क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है सेट्स हैं। सेट को हम लोग तीन टर्म से हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला यानी कि कलेक्शन, और दूसरा वेल डिफाइंड, और तीसरा डिस्टिंक्ट। यानी कि अगर आप लोगों के पास कलेक्शन हो, अब कलेक्शन मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों का होना, ग्रुप को कलेक्शन बोलते हैं। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो भी चीज है उसके बारे में हमें अच्छा खासा इंफॉर्मेशन हो, हमें पता हो उसके बारे में, हम जानते हो। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि हमारा मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट है। यानी कि a collection, a well defined collection of distinct objects is called set। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले लें 1, 2, 3, 4, 5। आप लोगों से बोला जाए क्या ये कलेक्शन सेट है? कलेक्शन के लिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का या नंबर्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास एक कलेक्शन तो है। क्या वेल डिफाइंड है? यस, वेल डिफाइंड का मतलब इनके बारे में हमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऑल आर नेचुरल नंबर्स। डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, देखें यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो इस कलेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? ए का, और इस कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है जी। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है जी। मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेट कलेक्शन ऑफ स्वीटेस्ट फ्रूट्स। ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ स्वीटेस्ट फ्रूट्स। आपसे पूछा क्वेश्चन इस तरह से होगा, क्या ये कलेक्शन जो है आप लोगों के पास सेट है या नहीं? समझे, आपके एमसीक्यूज डिस्कस हो रहे हैं। कलेक्शन ऑफ स्वीटेस्ट फ्रूट्स सेट होगा कि नहीं? देखिए, स्वीटेस्ट फ्रूट्स में मेरे हिसाब से जो है वो आपके पास एप्पल भी आता है, मैंगो भी आता है। ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास ऑरेंज भी आता है। तो मैं कह देता हूं ये तीन जो फ्रूट्स हैं ये स्वीटेस्ट हैं। अब यहां पर देख रहे हैं, आपके हिसाब से क्या स्वीटेस्ट फ्रूट्स ये हैं? नहीं। आपके लिए कुछ भी और, कोई और हो सकता है। आपके लिए कोई खुबानी हो सकती है, कोई और आपके लिए जो फ्रूट्स हैं वो स्वीटेस्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब इस कलेक्शन के बारे में हम सब की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब हर एलिमेंट के बारे में अच्छी खासी पहचान। और दूसरा वेल डिफाइंड का मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि आप हम सब की उस कलेक्शन के बारे में एक ही राय हो, सेम राय हो, तब हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने सेट लिखा था 1, 2, 3, 4, 5, ये सेट में आप हम सब की राय एक थी। ठीक है जी, कि 1, 2, 3, 4 हर एक डिफरेंट नंबर है और वेल डिफाइंड है, मतलब पहचान अच्छी खासी थी इसके बारे में। यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहचान है वो अलग है हर एक की। ठीक है, आपके लिए कुछ और पसंद होगा, मेरे लिए कुछ और पसंद है, स्वीटेस्ट में किसी और को मानता हूँ। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड ना हुआ और हम सब की राय जो मुख्तलिफ है, तो ये कलेक्शन हमारे पास सेट नहीं होगा। इसी तरह से मैं लिख दूं कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। अब देखें इस कलेक्शन में कौन कौन से, मैं अगर इसके एलिमेंट्स फाइंड करूं तो वो कौन कौन से आएंगे, यहां पर आ जाएंगे मिसाल के तौर पे डॉग, इसी तरह से आपके पास आ जाएगा लाइन, इसी तरह से आपके पास आ जाएगा, मैं कह दूं कि काउ। मैं कहता हूं मैं ये सबसे डेंजरस एनिमल्स है, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी डॉग, लाइन और आपके मिसाल के तौर पे आप कोई बकरी ले लेते हैं, कहते हैं कि वो जो है डेंजरस है। या कोई और आता है वो कहता है कि लाइन, स्नेक और डायनासोर जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो इस कलेक्शन के बारे में हर एक के राय अलग है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये वाला भी कलेक्शन भी आपके साथ, ये कलेक्शन आपका सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ सेट क्लियर हो गया होगा। सेट की डेफिनेशन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये जो सेट हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस सेट में जितने भी ये जो अंदर नंबर्स होते हैं आपके पास, इन नंबर्स को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है जी, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सेट से बिलोंग करते हैं उन सारों को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो दूसरा टॉपिक है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का मतलब ये है कि हम लोग कितने तरीकों से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 तरीकों से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम किसी भी कलेक्शन को, वेल डिफाइंड कलेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं अल्फाज में। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह के लिख देता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये मैंने क्या किया, डिस्क्राइब किया है। तो ये आपके पास कौन सी रिप्रेजेंटेशन आ गई है जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई है। इसी तरह से आप लिखते हैं कि सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ वावल्स, कोई सब वो 5 है, ए ई आई ओ यू, आपको पता है, लेकिन हाँ आपने एलिमेंट को अलग अलग नहीं किया है, बल्कि आपने स्टेटमेंट दी है कि सेट ऑफ वावल्स। तो ये सेट है आपके पास। इस सेट को की जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हम लोग सेट को डिस्क्राइब करते हैं, समझे। ठीक जी, उसके बाद आपके पास आता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब याद रखें, जब भी हम लोग किसी भी सेट के एलिमेंट्स को कॉमास की मदद से हम लोग अलग करते हैं, तब इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है जी, टेबुलर फॉर्म। इसी तरह से मिसाल के तौर पे दिया जाए, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 5 नेचुरल नंबर्स का ये जो नोटेशन थे, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके पास टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में याद रखें, हम कॉमा की मदद से हर एक ऑब्जेक्ट को या मेंबर को या एलिमेंट को हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग सेट को डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको समझें। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, सेट का एक एलिमेंट लिखते हैं और उसकी साथ में एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो हमारे पास उस सेट की नोटेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ले लें, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये सेट है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। ये आप इसके, अगर आप लोगों ने टेबुलर फॉर्म निकालनी है तो टेबुलर फॉर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म निकालनी है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे दिस सेट ए इज एक्स, ठीक है जी, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, यानी कि ये जो x में जो भी नंबर आएगा उसका ताल्लुक कहां से होगा, नेचुरल नंबर से। और ये जो x है, ये आपके पास 5 से आपके लेस देन आर इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी कि 1 से बड़े नंबर और 5 से छोटे नंबर, 5 और 5 से छोटे नंबर शामिल होंगे इस सेट में। देखें, हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया है
और उनके कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोगों ने लेके इसको डिस्क्राइब किया। तो इस तरह के सेट को हम लोग इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसी तरह से मैं आपसे कह दूं कि आप इस सेट को जरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें, सेट ऑफ इंटीजर्स। अप टू 1 ये सारे नंबर्स आपको पता है कि इस सेट को हम लोग सेट ऑफ इंटीजर बोलते हैं। अगर आपने इंटीजर्स का फॉर्म लिखनी है, मिसाल के तौर पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगी इसके इंटीजर की, z या i जो भी आप लोग डिनोट कर लें, तो आपके पास आ जाएगी x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड बस, खत्म, कहानी खत्म। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि x यहाँ से छोटा हो, किसी नंबर से छोटा हो, किसी नंबर से बड़ा हो, क्योंकि आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर आप लोग जो फाइनाइट इनफाइनाइट है, ये काउंट आप लोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर स्पेशल कुछ दे दे, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 20, तब आप इसको मजीद डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो कैसे, आप लोग कहेंगे कि x जो है वो आपके पास 20 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और सबसे जो छोटा एलिमेंट इस सेट का आएगा वो आपके पास 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आप लोग सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसेट, ठीक है, सबसेट का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे एक कोई सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है जी, और बी कोई दूसरा सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ये दो सेट्स हैं। आपको बताना है कि ए बी का सबसेट है कि नहीं है। इसके लिए आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास बी में मौजूद होंगे, ए के तमाम एलिमेंट्स, यानी कि देखें 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास बी सेट में मौजूद है। तो ये अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हैं, तब हम लोग बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप लोग देख लें ए इज सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे सबसेट के आप लोग दो मजीद टाइप्स पढ़ेंगे, एक प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है जी। प्रॉपर सबसेट में मिसाल के तौर पे इस सेट को अगर हम लोग देख लें क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो यहाँ पर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, लेकिन बी में एलिमेंट्स ए से ज्यादा हैं, मतलब एक्स्ट्रा भी हैं। अगर आपके पास एक सेट दूसरे सेट में मौजूद हो और दूसरे सेट का कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो, तब हम लोग कहते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी, यानी कि ए बी में मौजूद हो लेकिन बी में एक एलिमेंट ए से ज्यादा हो। ठीक है जी, प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे यहां पर मिसाल के तौर पर हम लोग अब देख लें इन दो सेट्स को ए बी, इनमें आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो ए के तमाम एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं। ठीक है जी, लेकिन क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में ना हो? नहीं, मतलब ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में है, बी में के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तब आप लोग बोलते हैं ए इज सब इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी, दिस इज प्रॉपर सबसेट एंड दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट। समझ आ रही है? उम्मीद करता हूं। इसके साथ साथ अगर हम लोग सुपर सेट की बात करें तो इसी एग्जांपल से हम लोग सुपर सेट को भी समझते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तब हम लोग, और बी जो है उसके में कम से कम एक एलिमेंट जो है वो ए से ज्यादा हो, तब ए जो है बी का सबसेट होगा और बी ए का सुपर सेट होगा। समझ आ गई? फॉर एग्जांपल, अगर ए कोई सेट है आपके पास 1 2 3 और बी कोई सेट है आपके पास 1 2 3 5 7, अगर आप इन दो सेट्स में देखें तो ए जो है वो कंप्लीटली कंटेन्ड इन बी है। ठीक है जी, पूरा के पूरा बी में मौजूद है, लेकिन बी में आपके पास कुछ एलिमेंट्स ए से ज्यादा हैं, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी, और बी इज सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि
A is subset of B and B is superset of A। समझ आ गई? ये नोटेशन है सुपरसेट। इसके साथ साथ अगर इक्वल सेट्स की हम लोग बात करें, इक्वल सेट्स, तो देखिए एमसीक्यूज में ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, बहुत बेसिक से चल रहे हैं। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स का क्या मतलब है? यानी कि दो सेट्स ए और बी, ए और बी दो सेट्स इक्वल होंगे अगर हमारे पास इन दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं और सेम हो जाएं। एलिमेंट्स क्या होगी? सेम एलिमेंट्स हो और एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी? इक्वल हो, तब हम लोग उन दो सेट्स को इक्वल सेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है जी। बी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5 4 3 2 1। अब आप लोग देख लें इसमें एलिमेंट्स आप लोगों के पास कितने हैं जी? 5। ए में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 5। और बी में अगर आप लोग एलिमेंट्स देख लें तो वो आप लोगों के पास फिर भी 5 है। और चलो आपके पास एलिमेंट्स बराबर आ गए। अब सेम देख लें, बिल्कुल सेम है जी, सारे एलिमेंट्स आपके पास सेम है। अब एलिमेंट सेम भी है और एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है जी। मजीद एग्जांपल एक और ले लें। ए इज इक्वल टू ए बी सी, इसी तरह से बी इज इक्वल टू सी बी ए। देखिए यहां पर एलिमेंट्स इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और सेम एलिमेंट्स हैं, तो ए इज इक्वल टू बी। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स एंड हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। तादाद भी बराबर हो और सेम भी हो। इसके बाद अगर आप लोग देख लें इसी नंबर्स की, जो हम लोग देख रहे थे, नंबर्स को हम लोग बोलते हैं किसी सेट में अगर एलिमेंट्स की हम बात करें, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी हम लोग बोलते हैं यानी कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी तादाद को हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए पी सेट आपके पास 1 2 3, आपसे पूछा जाए कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट बताओ ए का, तो आप बताएंगे 3, यानी कि जितने किसी सेट में एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं। अच्छा, आपसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शेयर करूं कि फॉर एग्जांपल आपको नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है 1 2 3 अप टू so on। आपसे पूछा जाए कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि तादाद बताओ, तो आप क्या बताएंगे? क्या ये हम काउंट कर सकते हैं सारे नेचुरल नंबर्स को? फॉर एग्जांपल अगर आप नेचुरल नंबर में ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो कोई भी बोलेंगे और उसमें मैं अगर कहूँ कि एक नंबर और जोड़ दूँ तो उससे भी बड़ा नंबर आएगा। तो यहाँ पर कोई भी सबसे बड़ा नंबर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो आपके पास जब सबसे बड़ा नंबर नहीं है तो आप कैसे किसी सेट की तादाद बता सकते हैं? ठीक है जी, तो ये आपके पास अनडिफाइंड आ गया या इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें इक्वल सेट के बाद इक्विवेलेंट सेट की, तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट यानी कि दो सेट्स इक्विवेलेंट होंगे जब आप इन दोनों सेट्स की क्या होगी, आपके पास जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी इज सेम। अब कार्डिनलिटी इज सेम का क्या मतलब है कि यानी कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स अगर बी में हैं तो ए और बी इक्विवेलेंट सेट होंगे। समझ आ रही? फॉर एग्जांपल ए कोई सेट है आपके पास 1 2 3 और बी कोई सेट है आपके पास 4 5 7। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं है, तो इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों इक्विवेलेंट होंगे? क्योंकि यहाँ पर भी जो कार्डिनलिटी सेट है वो ए है और यहाँ पर जो सेट की कार्डिनलिटी है वो भी आपके पास 3 3 है। तो कार्डिनलिटी सेम, तो आपके पास दो सेट इक्विवेलेंट। ठीक है, आपसे पूछा जाए क्या ये दो सेट इक्वल है? नहीं, इक्वल के लिए आपके पास एलिमेंट्स का भी सेम होना जरूरी था।
यहाँ पर आप लोग देख लें एलिमेंट डिफरेंट है बट तादाद उनकी बराबर है। इसके साथ साथ बच्चों हम लोग बात कर लें यूनियन और इंटरसेक्शन के, क्योंकि अगले जो ये जो दो टाइप्स आ रही हैं डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स, ये आप यूनियन से ही और इंटरसेक्शन से ही समझेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन ऑफ अ सेट हमारे पास एक ऑपरेशन है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपके पास अलजेब्राइक ऑपरेशन है, जितने भी नंबर्स हैं आप, ठीक है, उनको आप लोग इन्हीं चार ऑपरेशन की मदद से आप लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से यूनियन ऑफ अ सेट जो है वो हमारे पास एक सेट के ऑपरेशन है। ठीक है जी। ये ऑपरेशन या इस ऑपरेशन का फंक्शन क्या है ये भी आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग यूनियन को मिसाल के तौर पर दो सेट्स हैं ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू हमारे पास है ई सी डी। हमें कहा जाए यूनियन लिखो, तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं ए यूनियन बी, यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी में हम ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, ए बी सी ई और डी। आप कहेंगे कि यहाँ पर ए बी सी इसके, ए बी सी इसके, फिर सी इसका भी है। तो हम लोगों ने सी को एक दफा लिखा है, क्योंकि सेट हमारे पास वेल डिफाइंड तभी होगा जब एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो रहे हों। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग देखें ए और बी के तमाम एलिमेंट्स के सेट को हम लोग जोड़ दिया, जोड़ के हम लोगों ने कहा दिस इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी। इसी तरह से मैं कहूँ कि दो सेट्स के यूनियन निकाल लें, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 7 8 9। तो यानी कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो वो हमारे पास यूनियन बन जाएगा 1 2 3 4 4 3 7 8 9, दिस इज यूनियन। ठीक है जी। मैथमेटिकली अगर आप लोग जरा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं, मैथमेटिकली हम लोग अगर लिखें, जनरली हम लोग लिख लें तो हम लोग लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यानी कि ये आपके पास a यूनियन b की जनरल डेफिनेशन है। देखें a यूनियन b इज इक्वल टू, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। ठीक है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यानी कि a यूनियन b में जो भी एलिमेंट x है वो या तो a से बिलोंग करेगा या तो वो एलिमेंट b से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर देख लें हम लोगों ने जो यूनियन लिया है 1 2 3 7 8 9, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट देख लें, फॉर एग्जाम्पल 3 देख रहे हैं तो 3 बिलोंग्स टू किसके जी, a सेट की। इसी तरह से 7 बिलोंग्स टू किसके जी, b सेट। तो हर एलिमेंट जो है वो ए सेट से या बी सेट से बिलोंग करेगा यूनियन में जो भी एलिमेंट होगा। इसी तरह से अगर हम लोग इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो हम लोग इंटरसेक्शन में याद रख लें दो सेट्स का हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 एंड डी इज अ सेट, यानी कि 1 2 3 और 5। अगर हमसे पूछा जाए द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे। देखो 1 1, ए में भी 1 1 कॉमन है, इसी तरह से हमारे पास जो ए और बी में 2 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 4 कॉमन नहीं है। तो हम लोगों को कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो कॉमन हमारे पास कौन कौन से हैं 1 2 और 3, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इसकी जनरल डेफिनेशन आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, A intersection B, this is equal to x belongs to किससे जी, x belongs to A and x belongs to B। याद रखिए यहाँ पर एंड इस्तेमाल किया मैंने, और जो पिछले वाले जो हमने यूनियन पढ़ा था वहां पे और इस्तेमाल किया था। वहां पे एलिमेंट्स या तो ए से बिलोंग करते थे या तो बी से बिलोंग करते थे। इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन लिख रहे हैं, कॉमन का मतलब हम लोग वो एलिमेंट जो दोनों सेट में है, यानी कि 1 2 3। अगर हम लोग 1 को देख लें, अगर x की जगह पे हम लोग 1 रखें, x बिलोंग्स टू ए, यस x बिलोंग्स टू ए, देखिए। इसी तरह से आपके पास एंड x बिलोंग्स टू b, यानी कि ये जो 1 है ये b से भी बिलोंग कर रहा है, यस। तो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है जी। अब इसी इंटरसेक्शन बेस पे हम लोग दो
टाइप्स के सेट्स हम लोग पढ़ेंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं जी, ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स का ये मतलब है दो सेट्स ओवरलैपिंग होंगे तब जब उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू आपके पास 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू आपके पास एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के लिए चलो 1 2 3, इसी तरह से 3 4 और 5। अगर आप इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में याद रखें हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा है जी, 3। ठीक है जी। अब यहां पर देख लें इंटरसेक्शन हम लोगों के पास कोई ऐसा आ रहा है जिसमें हमारे सेट एक ऐसा सेट आ रहा है जिसमें एक एलिमेंट मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट इन दोनों सेट में कॉमन है। तो अगर हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसी तरह से b इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 अब 2 हमारे पास 10 आ जाए। अगर हम लोग इसका ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि ये दोनों सेट में कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट्स कॉमन है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट कॉमन दो सेट में होना चाहिए, तब उन दो सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। अब इसके आप लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन कहें या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखें कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, इज नॉट इक्वल टू हमारे पास फाई आ जाए। फाई का मतलब यहाँ पर एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो वहां पर ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है फाई का। या ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाए, यानी कि इसका कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों रिप्रेजेंटेशन है, तब हम लोग क्या बोलते हैं जी, इन दो सेट्स को ए और बी को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। समझ आ गई। जब कभी भी दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तब उसको क्या कहलाएंगे, फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई आ जाए, कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6। यहाँ पर देख लें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो ए इंटरसेक्शन विल बी, कॉमन एलिमेंट्स है नहीं है तो एम्प्टी सेट आएगी। अगर हमारे पास दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तब उन सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। और उसकी पहचान ये है कि ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक, इसके साथ साथ यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, दो ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, एक यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और फिर आपने यूनियन और इंटरसेक्शन बेस्ड